जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है और उसका चैप्टर नंबर 1। देखिए 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 NCERT, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है और जैसा कि चैप्टर का नाम भी है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए राष्ट्रवाद का तो वैसे अलग अलग दार्शनिक अलग अलग तथ्यों के अनुसार अलग अलग कथन के माध्यम से तो बहुत प्रकार के परिभाषा से उन्होंने परिभाषित किया राष्ट्रवाद को। लेकिन यदि समझना है तो आप सीधा सीधा यह समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब एकता, ठीक है। तो यह एक एकता को दिखाता है, एकजुट मतलब एकजुट को दिखाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे इसका अर्थ राष्ट्रवाद। लेकिन चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद दिखाई दिया। देखिए एक कहा जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण हुआ, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ, वह कब हुआ? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो हुआ वह पुनर्जागरण काल के दौरान हुआ, यानी पुनर्जागरण काल के दौरान हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद के मतलब राष्ट्रवाद के आने से वहाँ पर दो तरीके के परिवर्तन दिखाई दिए। सबसे पहला परिवर्तन क्या दिखाई दिया कि जैसे ही यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो वहाँ पर दो प्रकार के राजनीतिक और मानसिक बदलाव ये जो थे, इसमें यूरोप के आने से तो सबसे ज़्यादा कहीं बदलाव देखने को मिला तो राजनीतिक और मानसिक जगत में देखने को मिला। तो आइए इस तरीके से इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं और इसके साथ ही साथ इसमें दिए गए क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। इनमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं तो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इस पाठ को समझते हुए और इस क्वेश्चन को भी हल करने की कोशिश करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग की ये एक जिम्मेवारी है कि आप इन सारे प्रश्न को, ठीक है, आप आंसर खुद से कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपके सामने है, यदि आप जानते हो तो आंसर कर सकते हैं। आप ये कमेंट में इस वीडियो के अंत में आप टोटल गिन लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका कितना में कितना सही हुआ। जैसे कि अगर यहाँ पर 50 क्वेश्चन टोटल होंगे तो अगर आपके इसमें से 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा 40/50, ठीक है। यानी इस तरह से लिख दीजिएगा 40 और इस तरह से 50। यदि 20 क्वेश्चन सही होंगे, 30 क्वेश्चन सही होंगे या 45 क्वेश्चन, देखिए हम बिल्कुल आराम से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम आपको ये विश्वास दिला दें कि इस वीडियो के अंत तक इसके जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर यदि आपको 40 क्वेश्चन सही होगा तो 40/50 कमेंट में लिखना है। लेकिन यदि आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 30/50, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन कराया जाएगा तो यदि 60 क्वेश्चन या जिस तरह से भी क्वेश्चन होगा तो टोटल जितना क्वेश्चन होगा उसको बांटा के नीचे और जितना सही होगा उसको बांटा के ऊपर, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर चैप्टर का नाम है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक तरह से एकता होता है, ठीक है। सीधा सीधा अर्थ समझ जाइए। और एक फ्रांस
ऐसे तो बहुत सारे दार्शनिक थे जिन्होंने अलग अलग परिभाषा दिए। उसी में एक नाम आता है अनसर्ट रेनन। ये एक दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन? तो अनसर्ट रेनन। इन्होंने कहा कि देखिए, राष्ट्रवाद जो है यह एक बड़ी और व्यापक एकता है। इन्होंने क्या डिफाइन किया राष्ट्रवाद को? नेशनलिज्म को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, कैसे उन्होंने कहा, इसके अर्थ को उन्होंने समझाते हुए ये कहा। कौन? तो अनसर्ट रेनन ये बोले कि देखिए, राष्ट्रवाद जो है ना, यह क्या है? एक बड़ी और व्यापक क्या है? यह एक एकता है। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई वह 1789 में देखी 1789 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई दिया यानी 19वीं शताब्दी के दौरान। ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित होता हुआ दिखाई दिया। तो राजनीतिक और मानसिक ये जगत में क्या ला दिया? बदलाव ला दिया। कहाँ? यूरोप में। ठीक है, और राष्ट्रवाद का बीजारोपण माना जाता है यूरोप। ठीक है, यूरोप में किस समय? तो पुनर्जागरण काल के समय। ठीक है, अब आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। तो बताइए कि जो फ्रांस की क्रांति का कारण था, जो प्रमुख कारण था, वह प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति की जो प्रमुख कारण था वह यह था क्या? कि वहाँ का जो शासक था क्या था? निरंकुश था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है हैब्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है आलिया वंश, सी बुर्बो वंश और डी जारशाही। यानी क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किस शासक के वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? मतलब वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? कहाँ? तो याद रखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? कब? किसके द्वारा? तो वियना कांग्रेस के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा क्या हुई? की गई। ठीक है, कौन सा होगा? बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? नेपोलियन जो संहिता थी वह किस वर्ष लागू हुई? 1789 में, 1791 में, 1801 में या 1804 में? तो नेपोलियन जो संहिता थी वह 1804 में क्या हुई? लागू हुई। ऑप्शन नंबर डी। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? जो वियना सम्मेलन हो रहा था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जैसा कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन जो हुआ उसका अध्यक्ष कौन था? उसकी अध्यक्षता किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 18वां ने, चार्ल्स 10 या मेटरनिख ने? तो देखिए, जो वियना सम्मेलन हुआ उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि 5 नंबर मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। आखिर मेटरनिक क्या चाहता था। तो मेटरनिक व्यवस्था का यहाँ पर पूछा गया है कि आखिर उसने जो व्यवस्था किया मेटरनिक की आखिर उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना या पुरातन व्यवस्था। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन था कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक क्या चाहता था, उसका उद्देश्य क्या था। गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, पुनर्स्थापना करना या नेपोलियन की पुनर्स्थापना। क्या था मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। बोलिए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी या डी। तो देखिए मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था वह पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना था। यानी वह पुनर्स्थापना को क्या करना चाहता था, पुरातन व्यवस्था को क्या करना चाहता था, पुनर्स्थापना करना चाहता था, यानी फिर उसको लाना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं मेजिनी और गैरीबाल्डी। ठीक है, मेजिनी और गैरीबाल्डी। और उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एक दल था। ठीक है, वह गुप्त दल था। कौन सा दल था, गुप्त दल। देखिए मेजिनी जो थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेजिनी इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक इन्होंने क्या किया था। देखिए तो मेजिनी जो था यह यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। कौन, मेजिनी किया था। गैरीबाल्डी जो थे ये पेशे से नाविक थे और एक इटली में ही एक गुप्त दल का गठन किया गया था जिसका नाम था कार्बोनारी। उसका नाम क्या था, उस दल का नाम क्या था, कार्बोनारी था। यानी कार्बोनारी दल का गठन इटली में यह किसके रूप में किया गया था, तो गुप्त दल के रूप में किया गया था जिसका नाम क्या था, कार्बोनारी। ठीक है, आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का राजा, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, पर्सा का चांसलर। मेटरनिक क्या था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था। देखिए किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक, गैरीबाल्डी। इसका सही ऑप्शन क्या है, ए, बी, सी या डी। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाते हैं। यह बात किसने कहा था, आखिर यह किसका कथन है, तो यह बात मेटरनिक ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक ने ही कहा था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 4, 3, 5, 4, 7। तो नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति या एक धार्मिक क्रांति? चलिए, इसके सही ऑप्शन क्या है कि रोमानीवाद क्या था? देखिए, रोमानीवाद जो था यह एक सांस्कृतिक क्या था? आंदोलन था। कौन? रोमानीवाद यह क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिम एशिया? तो देखिए, इटली एवं जर्मनी जो है ये वर्तमान में तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान जो था आखिर वह किस देश के, मारियान आखिर किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक मारियान था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस? किस देश के? तो मारियान जो था यह राष्ट्रवाद का एक प्रतीक था, लेकिन किस देश के? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के। किसके? फ्रांस के। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की जो इसकी अवधारणा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है यह पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। ठीक है, किससे? तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार पूछा गया है 10th क्लास के सोशल साइंस के एग्ज़ाम, यानी सामाजिक विज्ञान के ये इस प्रकार के क्वेश्चन कई वर्ष पूछे गए हैं और देखने को मिला भी है कि यह क्वेश्चन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए याद रखिएगा। एक वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820 या 1848? तो वियना जो कांग्रेस हुआ था यह 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जो फ्रांस में 1830 की क्रांति थी, यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य? तो जो 1830 की क्रांति की जो बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की क्या हुई? शासन स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ?
1788 में, 1707 में, या 1700 बोलिए, या ऑप्शन नंबर डी 1807 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1707 में जो है तो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। कब? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजीनी, गैरिबाल्डी, इमैनुअल, मुसोलिनी। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजीनी था। कौन था? मेजीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजीनी को, काबूर को, गैरिबाल्डी को, किसको कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? तो मेजीनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजीनी को। ठीक है। मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या डायट। तो देखिए मेजीनी का जो संबंध था किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से? कार्बोनरी या कार्बोनारी संगठन। ठीक है। तो मेजीनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने? काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, मेजीनी ने, विक्टर इमैनुअल ने। किसने? तो याद कीजिए गैरिबाल्डी ने। किसने? गैरिबाल्डी ने सिर्फ इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। यंग इटली का संस्थापक कौन था? काबूर, गैरिबाल्डी, मेजीनी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक भी कौन था? तो मेजीनी ही था। यंग इटली या यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजीनी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर, मेजीनी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। तो लाल कुर्ती का जो गठन किया वह किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने। किसने? गैरिबाल्डी ने। काबूर कौन था? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, जर्मनी का मंत्री। काबूर का पूरा नाम है काउंट काबूर। तो काउंट काबूर क्या था? कौन था? तो काउंट काबूर जो था इटली का क्या था? प्रधानमंत्री था। क्या था? इटली का प्रधानमंत्री। कौन? काउंट काबूर। तो काबूर कौन था? काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोबार्टी, चार्ल्स एल्बर्ट, विक्टर इमैनुअल, मेजीनी। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली का नामक संस्था का गठन किसने किया? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो मेजीनी ने किया। किसने किया? मेजीनी ने। किस संस्था की स्थापना या किस संस्था की गठन? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली की गठन किसने किया? मेजीनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810, 1815, 1830, 1848। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।